अब देखो आप, स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, एक हमने देख लिया था, कानपुर के बारे में हमने देख लिया था, दिल्ली हमने देख लिया था। आज हम बात करेंगे लखनऊ की। तो लखनऊ कैपिटल थी अवध की, और अवध के अंदर नवाब थे वाजिद अली शाह, और इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा था, लखनऊ के ऊपर कब्जा कर लिया था और अवध को एनेक्स कर लिया था, ठीक है। और 1856 में ये काम करा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लखनऊ को, अवध को एनेक्स कर लिया था, इसको कब्जा कर लिया था। अब ये जो वाजिद अली शाह थे, इनका एक बेटा था जिसका नाम था ब्रिजेश कादिर, ये छोटा बच्चा था। इसके बिहाफ पे जो राज कर रही थी यहाँ पे वो बेगम हजरत महल, ठीक है ना। तो यानी कि अवध के अंदर, लखनऊ के अंदर जो मेन चेहरा था वो था बेगम हजरत महल का और उनके बेटे का, दैट इज ब्रजेश कादिर। तो ब्रजेश कादिर के अंदर इंडियन सिपाही इनके पास गए, बेगम हजरत महल के पास, और इनसे बोला कि आप लखनऊ के अंदर ना ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दो, ठीक है। और बेगम हजरत महल टुक ओवर द रीजन्स एट लखनऊ, इन्होंने लखनऊ के अंदर कमान संभाल ली। और बेसिकली इन्होंने क्या करा, यहाँ पे अवध को, लखनऊ को कैप्चर कर लिया। यानी कि इस लखनऊ के अंदर उस समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस, वो रह रहा था। अलोंग विद हेनरी लॉरेंस, यूरोपियन इनहेबिटेंट्स एंड अ फ्यू हंड्रेड लॉयल सिपाही टुक शेल्टर इन द रेजिडेंसी। यहाँ पे ना कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 के आसपास सिपाही भी रह रहे थे, साथ में हेनरी लॉरेंस भी रह रहे थे लखनऊ के अंदर ही। तो बेसिकली ये इंडियन सिपाही बेगम हजरत महल के पास गए 4 जून 1857 को, और इन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। और क्या होता है, बेसिकली ये जो हेनरी लॉरेंस होते हैं ना, ये बेगम हजरत महल की गोली से यहाँ पे मारे जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लखनऊ के अंदर अब किसका कब्जा हो जाता है, बेगम हजरत महल का कब्जा हो जाता है। यानी लखनऊ को एनेक्स कर लिया जाता है फिर से, बेगम हजरत महल वहां पे राज करती हैं और उनका बेटा नवाब बन जाता है, ठीक है। लेकिन बेटा माइनर होता है, तो बेटे के बिहाफ पे उसकी मदर राज कर रही होती है, जिनका नाम बेगम हजरत महल है। तो लखनऊ के अंदर कब्जा कर लिया है बेगम हजरत महल ने। इसके बाद बरेली के अंदर भी आंदोलन था। बरेली के अंदर जो थे वो थे खान बहादुर खान, ठीक है। और ये उत्तराधिकारी थे किसके, हाफिज रहमत खान के, जो कि यहाँ के फॉर्मल रूलर थे, जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन दे रही थी। और इनकी एज उस समय थी 82 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 82 साल के ये उस समय थे। इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पेंशन दे रही थी, और इंडियन सिपाही इनके पास जाते हैं, और इनकी ना बहुत बड़ी आर्मी इकट्ठी हो जाती है। ही ऑर्गेनाइज एन आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर्स एंड ऑफर स्ट्रिप रेसिस्टेंस टू ब्रिटिश। यानी कि ये लगातार ब्रिटिशर्स के खिलाफ अब विद्रोह कर रहे हैं, यानी कि 40,000 सोल्जर्स की आर्मी इनकी इकट्ठी हो चुकी है। तो बरेली से क्या होता है, फाइनली बरेली के अंदर भी किसका कब्जा हो जाता है, खान बहादुर खान का। यानी कि बरेली के स्ट्रॉन्ग सेंटर में भी कब्जा इनका हो चुका है। इसके बाद आरा, जो कि बिहार के अंदर जगह है, वहां पे होते हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह की एज होती है 70 साल की, और ये जमींदार होते हैं जगदीशपुर के। और बेसिकली होता क्या है, ये जो कुंवर सिंह होते हैं ना, इनको भी इंडियन सिपाही ज्वाइन कर लेते हैं, और इंडियन सिपाही ज्वाइन करने के बाद अर्रा के ऊपर भी इनका कब्जा हो जाता है। यानी कि कुंवर सिंह यहाँ के फिर से जमींदार बन जाते हैं। अब फैजाबाद के अंदर होते हैं मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। और बेसिकली ही वाज अ नेटिव ऑफ मद्रास, लेकिन ये मद्रास के रहने वाले होते हैं, लेकिन मूव करके ये फैजाबाद में आ जाते हैं, जहां पे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ने के बाद ये भी एक बड़ा चेहरा निकल के आते हैं फैजाबाद के अंदर, और उसके बाद ये यहाँ पे भी कब्जा कर लेते हैं। अब झांसी के अंदर एक बड़ा नाम आता है। झांसी के अंदर होते हैं राजा राजा गंगाधर राव, इनकी वाइफ का नाम होता है रानी लक्ष्मीबाई। अब होता क्या है कि राजा गंगाधर राव की डेथ हो जाती है, और जो रानी लक्ष्मीबाई होती है, इनका खुद का बेटा तो कोई होता नहीं है। ये ना एक बेटे को गोद लेते हैं, अडॉप्टेड सन होता है इनका, जिसका नाम होता है दामोदर। अब मैंने कल आपको एक पॉलिसी बताई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर क्या होता था कि किसी राजा की अगर संतान नहीं होती थी, अगर उसका अडॉप्टेड सन होता था, तो उस राज्य को ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स कर लेती थी, उसके ऊपर कब्जा कर लेती थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाती है, और रानी लक्ष्मीबाई के राज्य पे, झांसी के ऊपर कब्जा कर लेती है। लेकिन रानी बार बार बोलती है मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, यानी ये बार बार मना कर देते हैं कि भाई झांसी मैं किसी को नहीं देने वाली हूँ। तो इसके बाद क्या होता है आगे की तरफ, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई को इनके बचपन के दोस्त तात्या टोपे, यानी कि नाना साहेब और तात्या टोपे दो लोग होते हैं, ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं। तो बचपन के फ्रेंड तात्या टोपे इनको ज्वाइन कर लेते हैं कानपुर में हारने के बाद। तो रानी लक्ष्मीबाई के साथ ये मिलके, और तात्या टोपे कौन थे, ही वाज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ नाना साहेब, ये नाना साहेब के क्लोज एसोसिएट होते हैं, ये भी ज्वाइन कर लेते हैं।
तो फाइनली ये लोग क्या करते हैं, ग्वालियर के ऊपर अपना कब्जा कर लेते हैं, और ग्वालियर कैप्चर करने के बाद ये नाना साहेब को यहाँ पे पेशवा बना देते हैं। यानी कि झांसी इनका एनेक्स कर लिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन रानी अब ग्वालियर की तरफ निकलती है और ग्वालियर को एनेक्स कर लेती है, और ग्वालियर के अंदर पेशवा किसको बना दिया जा रहा है, नाना साहेब को पेशवा बना दिया जाता है। यानी कि नाना साहेब को फिर से पेशवा प्रोक्लेम कर लिया जाता है। लेकिन उसी टाइम पीरियड के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जून 1858 के अंदर ग्वालियर को रिकैप्चर कर लेती है। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से ग्वालियर को कैप्चर कर लेती है, और यहां से इस बार रानी की डेथ हो जाती है, यानी कि रानी के साथ फाइट होती है इनकी। तो रानी लक्ष्मीबाई द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द रिवॉल्ट, ये सबसे आउटस्टैंडिंग रिवॉल्ट की लीडर होती हैं, इनकी अब यहाँ पे डेथ हो जाती है। फाइनली जब ये ग्वालियर को पहले कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी चुप नहीं बैठती, वो जून 1858 के अंदर फिर अटैक करती है रानी के ऊपर ग्वालियर के अंदर, और इस बार वो ग्वालियर को कैप्चर कर लेते हैं। इन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है, और इस लड़ाई के अंदर रानी लक्ष्मीबाई की फाइनली डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग सेंटर अलग अलग जगह थे। यानी कि देखा जाए तो हम इंडियंस ने क्या करा था, जो जितने भी स्ट्रॉन्ग सेंटर्स थे ना, ये दिल्ली, झांसी, कानपुर, फैजाबाद, आरा, बरेली, लखनऊ, सब जगह हमने अपना कब्जा कर लिया था। यानी सब जगह हम अपना कब्जा कर चुके थे। तो लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, हमें सब जगह से खदेड़ देगी। तो आपको ना यहां से कुछ भी याद नहीं रखना, बस आपको ये स्टोरी मुझे इसलिए बतानी थी कि भाई 1857 के रिवॉल्ट में किस किस जगह पे, देखो लीडरशिप ना एक नहीं थी। अगर इनकी लीडरशिप एक होती ना, बरेली में कोई लीडरशिप कर रहा है, आरा में कोई और कर रहा है, झांसी में कोई और कर रहा है, फैजाबाद में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, लखनऊ में कोई और है, ये सारे ना मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे एक साथ। अगर ये सारे के सारे मिलजुल के लड़ते तब कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये बेसिकली किस तरीके से फाइट कर रहे थे कि सारे अलग अलग रिवॉल्ट कर रहे थे। तो सबने जीत तो लिया था सारा एरिया, लेकिन उसके बाद क्या करेगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक एक करके इन सबके ऊपर अटैक करेगी और सारे एरिया इनसे वापस ले लेगी। तो देखो अब क्या होता है आगे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कैसे सप्रेस करेगी, सप्रेशन की बात करेंगे, इसको दबाना। सप्रेशन का मतलब होता है रिवॉल्ट को दबाना, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इस रिवॉल्ट को दबाया, सप्रेस करा। अब देखो, ये हमने देख लिया था कि दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर थे, कानपुर में नाना साहिब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई। तो हम एक एक करके देखते हैं कि अंग्रेजों ने हमसे वापस कैसे कैसे छीना। सबसे पहले 20 सितंबर 1857 को जॉन निकोलसन के नेतृत्व में इन्होंने दिल्ली को कब्जा कर लिया, और यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर थे, इनको हमेशा के लिए रंगून भेज दिया गया कैद के अंदर, और इनको वहां पे रंगून के अंदर जेल में डाल दिया गया। और बहादुर शाह जफर के ना उस समय दो बेटे थे, इन दोनों बेटे को गोली मार दी लेफ्टिनेंट हडसन ने। लेफ्टिनेंट हडसन ने दोनों बेटों को इनके गोली मार दी, और यहाँ पे गोली मारने के बाद क्या होता है, मुगल एम्पायर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि मुगल एम्पायर का पतन स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि मुगल एम्पायर का पतन कब स्टार्ट होता है, तो बेसिकली जब उनके दोनों बेटों को गोली मारी जाती है ना, तो उसके बाद ये जो बहादुर शाह जफर होते हैं ये अभी जेल में होते हैं, तो जेल में ही इनकी डेथ हो जाती है 1862 में। तो आप अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नोट कर लेना, मुगल एम्पायर फाइनली इंडिया में कब एंड हुआ। तो मुगल एम्पायर का जो एंड होता है वो 1862 में होता है, 1862 में। यानी इसके बाद ना मुगल एम्पायर बारिश नहीं। सर किसने इनके बेटों को गोली मारी थी? हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन, लेफ्टिनेंट हडसन लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर। ये रहा सर, हमने पहले भी तो पढ़ा था कि मुगल एम्पायर खत्म हो गया था कंप्लीटली, और लास्ट में मेरे ख्याल से तांत्या तोप वाले उसमें। बिल्कुल, यहाँ पे मुगल एम्पायर फाइनली खत्म हो जाता है, इनके दोनों बेटे को गोली मार दी जाती है, और मुगल बादशाह की 1862 में डेथ हो जाती है। अब मुगल एम्पायर का कोई वारिस बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मुगल एम्पायर खत्म हो जाता है 1862 में, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह जफर। यानी कि मुगल एम्पायर कंप्लीटली उखड़ चुका है इंडिया से अब। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनके दोनों बेटों को भी गोली मार देते हैं। और किसने मारी थी? लेफ्टिनेंट हडसन। लेफ्टिनेंट हडसन दोनों बेटों को गोली मार देते हैं, और कंप्लीटली मुगल एम्पायर का पतन हो जाता है। इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। सर कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल को कमान मिलती है, और इनको भेजा जाता है कानपुर की तरफ। कानपुर के अंदर नाना साहिब के साथ तात्या टोपे भी होते हैं, नाना साहिब को ये हरा देते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ से नाना साहिब भाग जाते हैं नेपाल के अंदर, और उसके बाद हमें ये नहीं पता कि नाना साहिब का क्या हुआ, नेपाल में कहाँ जाके छुपते हैं। तात्या टोपे यहाँ से झांसी भाग जाते हैं, यानी कि तात्या टोपे झांसी चले जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई के पास, नाना साहिब नेपाल भाग जाते हैं, और ये नहीं पता 1859 में क्या हुआ उनके साथ, ठीक है। तो कानपुर को इन्होंने कब्जा कर लिया। कानपुर के बाद सर हगरोज को भेजा जाता है झांसी, ठीक है, इनको भेजा जाता है झांसी कि आप झांसी को जाके कैप्चर करो। तो इनकी फाइट होती है रानी लक्ष्मीबाई से और तात्या टोपे के साथ। यहाँ पे
रानी ऑफ झांसी है डाइड ऑन द बैटलफील्ड इन जून 1858। जून 1858 के अंदर रानी की भी डेथ हो जाती है और सर हगरोज झांसी को भी कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो तात्या टोपे होते हैं ये सेंट्रल मध्य एशिया के जंगलों की तरफ भाग जाते हैं, इनका भी नहीं पता चलता कि ये कहाँ जाते हैं उसके बाद। तो यानी कि तात्या टोपे के बारे में भी नहीं पता, नाना साहेब नेपाल भाग चुके हैं, उनके बारे में भी नहीं पता कहाँ डिसअपियर हो गए। तो उसके बाद हमें हिस्ट्री में नाना साहेब के बारे में पता ही नहीं चलता कि नाना साहेब कहाँ भागते हैं। लेकिन तात्या टोपे को ना अभी पकड़ लिया जाएगा। फिर 1859 के अंदर ये जो कुंवर सिंह होते हैं बिहार वाले, मौलवी अहमदुल्ला होते हैं और ये खान बहादुर खान होते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है, इनको भी पकड़ लिया जाता है। फिर लखनऊ की तरफ निकलते हैं सर हेनरी हैवलॉक, सर हेनरी हैवलॉक और जेम्स आउटरम, इन दोनों को भेजा जाता है कि भाई आप लखनऊ में जाके इसको लखनऊ वाले एरिया को कैप्चर करो। और लखनऊ के अंदर कौन होती है, वो रानी होती है बेगम हजरत महल। लेकिन क्या होता है ये लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाते, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, फिर से सर कॉलिन कैंपबेल को भेजती है कि आप जाओ और लखनऊ को कैप्चर करो। तो इसके बाद सर कॉलिन कैंपबेल जाते हैं मार्च 1858 के अंदर और लखनऊ को कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि ये अपनी गोरखा रेजिमेंट लेके जाते हैं और लखनऊ को फिर से कैप्चर कर लेते हैं। यानी कि लखनऊ भी कैप्चर कर लिया है इन लोगों ने। तो अब देखो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, बिहार, फैजाबाद, झांसी सब कुछ कैप्चर कर चुके हैं। तो इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लाइन से अपने ऑफिसर्स भेजती है और सारे ऑफिसर्स जाते हैं और फिर से जितने एरिया पे इंडियंस ने कैप्चर करा था उन सारे एरिया को वापस ले लेती है। इस तरीके से जो रिवॉल्ट हुआ था, इन्होंने जो एरिया इनके छीन लिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सारे एरियाज को फिर से वापस ले लेती है। अब आगे की बात, तो ये इस तरीके से सारे के सारे एरिया वापस ले लिए। जी बोलिए सर, ये रानी भी मर जाती है बेगम हजरत लास्ट में। हाँ, ये ना ये पता है मरती नहीं है, ये नेपाल भाग जाती है। ये भी इसका भी नहीं पता ये कहाँ गई, ये भी भाग जाती है। देखो ये रहा, बेगम हजरत महल वाज कंपेल्ड टू हाइड इन नेपाल, नेपाल चली जाती है। ये भी इसका भी नहीं पता मैं कहाँ गई, ना तो हमें नाना साहिब का पता चलता है। जी सर बट इससे रिवोल्ट ऑफ 1857 से ब्रिटिशर्स को भी तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, जिससे उनको उभरने में 100 इयर्स लग गए थे। मतलब 1 ईयर पूरा उनको लगा था। 1859 तक दे वर एबल टू सेटल देमसेल्व्स। कि कितना नुकसान हुआ है उनका। तो ना 1 साल लग गया था पूरा पूरा इसको। जो 1857 का रिवॉल्ट था ना, 1859 तक इसकी भरपाई हुई थी, क्योंकि उनको भी बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि हर जगह रिवॉल्ट हुआ था। तो अंग्रेजों ने अभी डिसाइड करा था कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल आएगा, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आज खत्म हो जाएगी। अभी तक जो मैं आपको बार बार शब्द बोलता हूँ ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की एंट्री होगी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से सारे एरिया अपने कैप्चर कर लिए। अब देखो ये कैप्चर होने के बाद होता क्या है। अब अगला टॉपिक है कि ये वाला जो रिवॉल्ट था हमारा, फ्लॉप क्यों हुआ, फेल क्यों हुआ, इसके रीजंस देखो। 5 रीजन है इसके मेन। आसान टॉपिक है बहुत। 5 इसके मुख्य कारण है कि ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। पहला था ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। पूरे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा, सिर्फ 20% लोगों ने ही इंडिया की पॉपुलेशन के पार्टिसिपेट करा था। आप एक तरफ देखो 100% की पॉपुलेशन में से 20% लोग कर रहे हैं। ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, सारी की सारी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं करा। पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स, हमारे पास तो इक्विपमेंट्स भी अच्छे नहीं थे। फिर अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेशन था ही नहीं। और नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, किसी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, समझ रहे हो। तो कंप्लीटली लीडरशिप की भी कमी थी। एक एक करके आप डिस्कस करते हैं, देखो क्या हुआ। सबसे पहले देखते हैं ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट। ये जो आप ऑरेंज कलर वाला एरिया देख रहे हो ना, तो रिवॉल्ट वाला जो एरिया था ना, वो सिर्फ यही वाला एरिया था। इस इतने से एरिया में रिवॉल्ट हुआ था। और इसके अंदर से मैं जो इधर वाला वेस्टर्न वाला एरिया है ना, जो पाकिस्तान के अंदर चला गया है, उसको तो मैंने मैप में दिखाया ही नहीं है। तो आप समझो पहले तो पाकिस्तान वाला एरिया भी इंडिया का पार्ट हुआ करता था, हमने उसको तो कंसिडर करा ही नहीं है यहाँ पे। तो आप सोचो कि कितने छोटे से हिस्से के अंदर भारत के रिवॉल्ट हुआ था। तो सारे के सारे यानी कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन इसके अंदर एब्सेंट था। अगर पूरी इंडिया के अंदर ये रिवॉल्ट हो जाता तो अंग्रेज उसी समय बाहर चले जाते। यानी कि टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ द 1857 रिवॉल्ट वाज वेरी लिमिटेड। आप कह सकते हो टोटल एरिया का 1/4, यानी कि जितना भी हमारा एरिया है उस एरिया का सिर्फ रिवॉल्ट कहां पे हो रहा था, 1/4 एरिया के अंदर रिवॉल्ट हो रहा था। और टोटल पॉपुलेशन का 20% लोग टोटल पॉपुलेशन के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी 1/4 हिस्से में रिवॉल्ट हुआ। अगर ये रिवॉल्ट पूरे देश में हो जाता एक साथ तो हम सक्सेसफुल हो सकते थे। उसके बाद
ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न वाला एरिया अनअफेक्टेड रहा, यानी कि यहाँ पे कोई रिवॉल्ट हुआ ही नहीं। उसके बाद जो क्लासेस थी, दूसरा रीजन था ना, ऑल क्लासेस डिड नॉट ज्वाइन, तो वो क्लास की बात बताता हूं। एक क्लास थी एजुकेटेड इंडियंस की, एक क्लास थी इंडियन रूलर्स की, जो इंडिया वाले राजा थे, एक थे बड़े जमींदार, एक थे मनी लैंडर, एक थे मर्चेंट। अभी जो बड़े जमींदार थे, मर्चेंट थे, इनको ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी अच्छी लग रही थी, यानी कि जमींदार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी से खुश थे, मनी लैंडर खुश थे, व्यापारी भी खुश थे। तो दीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सॉ देयर क्लास इंटरेस्ट बेटर प्रोटेक्टेड अंडर ब्रिटिश पैट्रोनोज, यानी इनको ऐसा लगता है कि जब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तो हमारे इंटरेस्ट बेटर तरीके से प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं करा, ना इंडिया के राजाओं ने पार्टिसिपेट करा और ना ही एजुकेटेड इंडियंस ने करा पार्टिसिपेट। उनको ये लगता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो आपने मॉडर्नाइजेशन देखा ही था, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ने ट्रेन का सिस्टम लेके आए, पोर्ट मॉडर्नाइज करे, पोस्ट ऑफिस लेके आए, टेलीग्राफ लेके आए, यूपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवाया, फिर विडो रीमैरिज एक्ट की शुरुआत करी। तो इनको ऐसा लग रहा था एजुकेटेड इंडियंस को कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अच्छे रिफॉर्म्स कर रही है, मॉडर्नाइज कर रही है इंडिया को। तो इनको भी प्रॉब्लम नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो एजुकेटेड इंडियंस ने भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। अब आगे इसके बाद ये जो हमारे इंडियन रूलर्स थे, कौन कौन से, ग्वालियर के सिंथिया, इंदौर के होलकर्स, पटियाला, सिंध और सिख के चीफ, इन लोगों ने भी किसको ही सपोर्ट करा, उल्टा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही सपोर्ट करा। यानी इन्होंने इन सिपाहियों को सपोर्ट नहीं करा, यानी सिपाहियों ने इनसे बोला कि भाई आप हमारे रिवोल्ट को ज्वाइन करो, लेकिन सिंथिया ने मना कर दिया, इंदौर वाले होलकर्स ने भी मना कर दिया, उल्टा किसको सपोर्ट करा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कि सपोर्ट करना चाहिए था इंडियंस को, सपोर्ट करा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर उसके बाद हमारे जो पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स थे, क्योंकि आपने देखा था ब्रिटिशर्स के पास तो नई टाइप की राइफल आ चुकी थी, जिसको एनफील्ड राइफल मस्केट बोलते थे, जिसके अंदर कार्टेज हुआ करती थी, और हम ये वाली कार्टेज यूज नहीं करते थे। तो हमारे पास तो पुरानी वाली राइफल थी, जिसके अंदर हमें बुलेट और गन पाउडर अलग से कैरी करना पड़ता था। तो इतने में हम गन पाउडर भरते थे, इतने में बुलेट भरते थे, इतने में तो वहां से गोली चल जाती थी। और हमारे पास क्या थे, तलवार भाले, और इनके पास क्या थे, तोप और टैंक। तो हमारे पास पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स भी थे, यानी हमारे पास ना तो आर्म्स अच्छा था, ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स थे। हम तलवार भाले से युद्ध लड़ रहे थे, दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंदूकों और तोप से हमारा सामना कर रही थी। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसके बाद अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज। अब देखो कौन कौन लोग थे, नाना साहेब भी थे, तात्या टोपे भी थे, कुंवर सिंह भी थे, झांसी की रानी भी थी। अब इनको कोई एक्सपीरियंस थोड़ी था युद्ध लड़ने का। भाई ब्रिटिशर्स के जो जनरल थे वो तो एक्सपर्ट थे युद्ध लड़ने में, वो तो ऑलरेडी सबको हरा के चल ही रहे थे। उन्होंने मैसूर जीत लिया था, मराठा जीत लिया था, सिख रूलर्स को हरा दिया था, कार्नेटिक वॉर जीत गए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ब्रिटिश की आर्मी के पास तो फुल एक्सपीरियंस था। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी उन्होंने युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करा था यूरोप के अंदर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के पास तो फुल एक्सपीरियंस था, और हमारे नाना साहब के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, रानी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं। तो रिवॉल्ट वाज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड विद नो कोऑर्डिनेशन और सेंट्रल लीडरशिप, यानी कोई एक लीडर नहीं था, सब अपने अपने हिसाब से लीड कर रहे थे। तो हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम थी, यानी कि दीज लीडर वर नो मैच टू देयर ब्रिटिश अपोनेंट्स इन जनरलशिप, यानी कि ब्रिटिश लीडर्स के साथ ना हमारे लीडर्स का कोई मैच ही नहीं था। उनके जितने भी लीडर थे वो सारे के सारे एक्सपर्ट थे, उनको किसी ना किसी वॉर का एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। तो इस वजह से क्या होता है, ये रिवॉल्ट फ्लॉप हो जाता है। और अगला रीजन था नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी, यानी कि रेबल्स रिप्रेजेंट डाइवर्स एलिमेंट विद डिफरेंट ग्रीवेंसेस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पॉलिटिक्स। सबको ये लग रहा था कि उनका राज्य उनको वापस मिल जाए, कोई ये नहीं चाह रहा था कि देश आजाद हो जाए। सबको ये लग रहा था कि भाई हमारा हमारा एरिया बस हमें वापस मिल जाए। उनको ये मतलब नहीं था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस देश से भगाया जाए। तो सबका पर्पस सिर्फ अपने तक ही सीमित था, इसीलिए ये रिवॉल्ट हमारा फ्लॉप हुआ। तो ये मेजर रीजन मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑल इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, सारी क्लासेस ने ज्वाइन नहीं करा, आर्म्स इक्विपमेंट्स हमारे पास बहुत खराब थे, कोऑर्डिनेशन बिल्कुल जीरो था, कोई हमारी यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी कि जिसके लिए हम ये रिवॉल्ट को कर रहे हैं। तो इस वजह से, इन कारणों की वजह से जो हमारा ये रिवॉल्ट था फ्लॉप हो गया, यानी कि 1857 का रिवॉल्ट फ्लॉप। लेकिन इस रिवॉल्ट की वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये समझ में आ गया कि ऐसा रिवॉल्ट क्यों हुआ, यानी कि उनको ये लगा कि भाई ऐसा रिवॉल्ट तो फ्यूचर के अंदर भी हो सकता है। तो वो सतर्क हो गए अभी कि फ्यूचर में ऐसा रिवॉल्ट ना हो। तो उन्होंने इसके सारे कारण जाने, 1859 तक उन्होंने अपने आप को ढंग से रिकवर करा। और इसी बीच में अब क्वींस की ना प्रोक्लेमेशन आएगी। अब देखते हैं उस समय रानी विक्टोरिया थी, क्या प्रोक्लेमेशन करती हैं, अभी अगले वाले स्लाइड्स के अंदर आपको बताता हूं क्या होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। चलो आगे। तो ये मेजर कॉजेस थे जिसकी वजह से हमारा रिवॉल्ट फ्लॉप हुआ, फेल हुआ। अब आगे देखो आप, अब जो मेन स्टार्टिंग है ना, अब आप समझ लो कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर ना सरकार बना रहे हैं, वो सरकार के अंदर पावर में आ रहे हैं।
अब ये लोग सरकार बनाएंगे इंडिया के अंदर। अब देखो क्या होता है, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब ये रिवॉल्ट करा, उनको ये समझ में आ गया कि भाई ऐसा ना रिवॉल्ट बाद में फिर भी दोबारा से फिर भी हो सकता है। यानी कि भले ही उन्होंने इस रिवॉल्ट को दबा दिया, सप्रेस कर दिया, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि भाई अभी तो सिर्फ 25% हिस्से में रिवॉल्ट हुआ है, अगर पूरे देश में ऐसा रिवॉल्ट फिर से हो गया फिर क्या होगा, अगर पूरा का पूरा भारत एक साथ खड़ा हो गया हमारे खिलाफ तो हम क्या करेंगे। यानी उनको ये समझ में आ गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये सही से शासन नहीं कर पा रही, ये एडमिनिस्ट्रेशन सही से संभाल नहीं पा रही। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से खत्म कर दिया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सारा का सारा कंट्रोल किसके पास दे दिया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ले लेगी। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई अब हम ना ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर देते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी फिनिश। देखो कंपनी कैसे खत्म होती है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अगर आप कंपनी लॉ पढ़ोगे तो उसके अंदर कंपनी का ना लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है। तो इस कंपनी को ना वाइंड अप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी लॉ की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो अगर रिलायंस अपना व्यापार करना सपोज पाकिस्तान में स्टार्ट करे और धीरे धीरे वो पाकिस्तान के एरिया पे कब्जा कर ले, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, तो कुछ टाइम बाद अगर पाकिस्तान के ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा तो रिलायंस को हटाएगी और खुद कब्जा करना स्टार्ट कर देगी, उसके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देगी। सेम काम करा ब्रिटिशर्स ने, यानी अभी तक राज कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी थी, जस्ट लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जैसे आज के टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा लिमिटेड है, वैसी उनकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। यानी अभी तक वो प्राइवेट कंपनी राज कर रही थी हमारे ऊपर, ये तो प्राइवेट कंपनी ने राज कर लिया इतना हमारे ऊपर। अब राज करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की ना एडमिनिस्ट्रेशन संभालना नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि इनके टाइम पीरियड में तो रिवॉल्ट हो गया इतना बड़ा और इनको पता भी नहीं चला कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो गई, सारे एरिया कैप्चर कर लिए गए। वो चीजें लगती कि ब्रिटिशर्स ने फिर से उनको रिकैप्चर कर लिया, वो तो बात की बात है, लेकिन एक बार तो एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिए थे इंडियंस ने, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि अब इस कंपनी को हमें खत्म करना चाहिए। यानी कि इनको समझ में आया, यस आई अंडरस्टूड नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी कैन नॉट हैंडल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एनी मोर। यानी कि ब्रिटेन को ऐसा लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर पा रही, इसके बस की एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करना नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर अब एरिया ज्यादा हो चुका है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बस की बात नहीं है। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करते हैं। जैसे आज हमारी पार्लियामेंट है ना, वैसे ही उस समय जो एक्ट पास करा जाता है वो ब्रिटिश की पार्लियामेंट में एक्ट पास करा जाता है, और उस एक्ट का नाम होता है एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत सरकार के लिए बेटर गवर्नमेंट लेके आते हैं, एक एक्ट पास करते हैं, और ये एक्ट पास होता है अगस्त 1858 के अंदर। इसीलिए ना इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रानी विक्टोरिया की तरफ से ना कुछ अनाउंसमेंट आती हैं, तो बताऊंगा कि क्या क्या अनाउंसमेंट आएंगी उनकी तरफ से। अभी आप देखते हैं कि इस रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि भाई ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है सही से हैंडल नहीं कर पा रही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उनको लगता है कि इसको यहां से अब खत्म कर दिया जाए कंपनी को, और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया जाए। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होता है अगस्त 1858 के अंदर इसको पास कर देते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्ट की जो वर्किंग स्टार्ट होगी वो बाद में होगी, यानी कि एक एक्ट अलग से पास कर दिया गया है, एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं। और इस एक्ट के अंदर पहला प्रोविजन था, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर कोई कंपनी नहीं रही, खत्म हो चुकी है वो, उसका कोई वजूद नहीं रहा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली लिक्विडेट कर दिया गया, अब वो कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसके बाद, अब देखो अंग्रेज क्या ना 1784 के अंदर ये पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए थे इंडिया के अंदर। और ये पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, उस समय पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ना ये ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम लाए थे, और उस ड्यूअल गवर्नमेंट के अंदर इन्होंने बोला कि एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या होगा, कमर्शियल अफेयर्स यानी व्यापार करना, और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा ये एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, ये सारे के सारे पॉलिटिकल अफेयर्स को संभाल रहा था। यानी कि ये काम चल रहा था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, 1784 के थ्रू। यानी पिट्स इंडिया एक्ट ऑलरेडी इंडिया के अंदर चल ही रहा था, तब इन्होंने बोला कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, इसको भी हम रोकते हैं, खत्म करते हैं। यानी कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं रहेगा, ना ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल रहेगा। इसका कंट्रोल किसके हाथ में जा रहा है, इसका कंट्रोल जा रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हुआ करता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर। ये कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। यानी ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ना, ये कभी इंडिया आता ही नहीं था, ये ब्रिटेन में बैठ के राज करता था, इंडिया को चलाता था ब्रिटेन में बैठ के, समझ रहे हो। यानी कि सारा का सारा एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में जा रहा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन हुआ करता था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था उस समय। आप लिख सकते हो उसको,
तो एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास जा रहा है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से खत्म हो चुकी है, अब एक सरकार बन रही है, और सरकार को कौन चला रहा है? ब्रिटेन में बैठ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चला रहे हैं। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था। जैसे आज के टाइम पे राजनाथ सिंह, अमित शाह, ये कैबिनेट मिनिस्टर है सारे के सारे मोदी गवर्नमेंट के अंदर। तो इनमें से कोई अगर राज करे जस्ट लाइक दैट, तो ब्रिटेन के अंदर बैठे होते थे वो, ठीक है। तो अब देखो क्या है, तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो पहले जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड थे, तो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था पॉलिटिकल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन करना, उनका नाम था लॉर्ड स्टैनले। तो लॉर्ड स्टैनले को बोला जाता है कि आप ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनोगे इंडिया के, और आप कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए जाते हैं। यानी कि लॉर्ड स्टैनले को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पहला नियुक्त कर देती है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। यानी कि ये इंडिया में नहीं होते, ब्रिटेन के अंदर रहते हैं, इंडिया में कभी नहीं आते, ये सिर्फ ब्रिटेन के अंदर रहते हैं। यानी कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन चुके हैं लॉर्ड स्टैनले, और इनके अंडर में 15 मेंबर की एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाती है। यानी कि इनको एडवाइस करने के लिए 15 मेंबर अलग से बनाए जाते हैं। अब देखो, आपको बहुत ध्यान से चलना है आगे की तरफ। मैं आपको ना सारे इनका रिफॉर्म का सिस्टम बताने वाला हूं, ये लाइन से एक के बाद एक्ट आएंगे, तो बहुत ध्यान से चलना। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ना 1935 तक जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा ना, अभी 1935 आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, काफी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बदलाव आएंगे, तो तब तक चलता रहेगा ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा इसको, इसी पीडीएफ के अंदर बहुत अच्छे से बता रहा हूं, उसमें मैं सिर्फ नाम लूंगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो आप समझ जाओगे वो ब्रिटेन में बैठता था, उसका एजेंट इंडिया में कौन होता था, तो आज ही बताऊंगा, बार बार रिपीटेशन में नहीं आएगा। फिर तो मैं सीधे बोलूंगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, फिर मैं सीधे बोलूंगा उसका एजेंट वायसराय या गवर्नर जनरल, उसकी बात करेंगे डायरेक्टली। तो अभी आप समझ लो कि 1858 के अंदर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हो रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पे कौन आ जाते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या हुआ करते थे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। और उस समय जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो हेड थे उनका नाम था लॉर्ड स्टैनले। इनको बोला गया आज से आप ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो। तो यानी कि लॉर्ड स्टैनले को पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया, और इनके अंडर में 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। अब देखो आगे क्या होता है। अब ये तो ब्रिटेन के अंदर बैठे हुए हैं, देखो लॉर्ड स्टैनले के आगे ना जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये ब्रिटिश का झंडा बनाया हुआ है, इसका मतलब ये ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये इंडिया नहीं आते थे, ये ब्रिटेन के अंदर बैठते थे, और इनके बिहाफ पे इंडिया के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन करता था उसका नाम था वायसराय। यानी इनका एजेंट हुआ करता था वायसराय, जो कि इंडिया के अंदर होता था। यानी कि गवर्नमेंट का सिस्टम कैसे है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, वो ब्रिटेन में बैठा हुआ है, उसका एक एजेंट जिसका नाम है वायसराय। यानी कि सारी की सारी पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने किसके पास ट्रांसफर करी हुई है? वायसराय के पास। जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे, वो वायसराय की पोजीशन उस समय हुआ करती थी, ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट। अब देखो क्या है, सारी की सारी पावर किसके पास ट्रांसफर हो गई है? वायसराय के पास। और वायसराय कौन हुआ करता था? इनका एजेंट हुआ करता था। अब उस समय इंडिया के अंदर प्रॉब्लम एक थी कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की भी पोस्ट थी, अब वायसराय की पोस्ट भी नहीं बन गई। तो उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स ने कि भाई ये जो दोनों पोस्ट है ना ये बराबर है, एक ही पर्सन को इन्होंने वायसराय बनाया, उनको बोला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी तुम ही हो और वायसराय भी तुम ही हो, जिससे कि दोनों में लड़ाई ना हो। तो उन्होंने बोला वायसराय भी आप ही हो और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी आप ही हो। और धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट थी ना इसको खत्म कर दिया, सिर्फ एक ही पोस्ट रह गई, उसका नाम था वायसराय। और वायसराय सबसे पहले किसको बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले वायसराय इंडिया के कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन बने? स्टैनले। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद रखने पड़ेंगे। लॉर्ड स्टैनले के बारे में याद रखना है आपको, ये पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, और लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वायसराय बने इंडिया के, ठीक है ना, 1858 के अंदर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास करा गया। अब देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगस्त 1858 के अंदर पास करा गया था, लेकिन इसको लागू करा गया था 1 नवंबर 1858। यानी इसकी अनाउंसमेंट की, इन्फोर्समेंट की जो डेट थी वो 1 नवंबर 1858 थी। अब इसी के अंदर इसको बताने के लिए एक दरबार लगाया गया, बहुत बड़ा दरबार लगाया गया 1 नवंबर 1858 को, और ये दरबार की लोकेशन रखी गई इलाहाबाद, जिसका आज के टाइम पे नया नाम है प्रयागराज। उस समय ये इलाहाबाद हुआ करता था, तो इलाहाबाद के अंदर एक दरबार लगाया गया। इस दरबार के अंदर सारे राजाओं को बुलाया गया, जमींदारों को बुलाया गया, एजुकेटेड पर्संस को बुलाया गया, मतलब हर क्लास के लोगों को इस दरबार के अंदर इनवाइट करा गया कि आप सारे के सारे इस दरबार के अंदर आ जाओ। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली थी, ठीक है। और अनाउंसमेंट कौन सी होने वाली थी? ये क्वींस की प्रोक्लेमेशंस के बारे में बताना था कि क्वींस ने इंडिया के लिए क्या करा है। तो सारे के सारे लोग बड़े एक्साइटेड थे कि भाई ब्रिटेन की तरफ से क्या फरमान आया है हम लोगों के लिए, यानी इंडियंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा है, क्या फरमान भेजा है रानी ने।
तो रानी के फरमान को जानने के लिए सारे के सारे बेचैन थे। तो लोगों ने बोला वो सारी बातें तो ठीक है कि यानी कि आप ये तो बोल रहे हो कि रानी ने आज से हमारे देश को अपनी छत्र छाया में ले लिया। ये जो अम्ब्रेला लेके खड़ी है ना, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है, पहली अनाउंसमेंट ये थी कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ऊपर राज नहीं करेगी। आज से आपके ऊपर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? रानी विक्टोरिया का राज होगा आपके ऊपर। इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि आज से आप लोगों के ऊपर जो राज करेंगी वो रानी विक्टोरिया करेंगी, यानी कि आप सब अब रानी की छत्र छाया में रहोगे। तो इंडियंस को इतना मतलब नहीं था। आप हमें ये मत बताओ कि हम किसकी छत्र छाया में रहेंगे, आप हमें ये बताओ कि जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आ रहे हो, इससे हमें क्या क्या फायदे होने वाले हैं, बेनिफिट्स के बारे में बताओ, क्या क्या बेनिफिट्स आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो। तो पहला बेनिफिट इनकी तरफ से था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से थी ना, कि अगर किसी राजा का कोई वंशज नहीं है, कोई वारिस नहीं है, तो उसके राज्य को ये लोग एनेक्स कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे। तो उन्होंने बोला हम ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से खत्म करते हैं, यानी कि आज के बाद अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से नहीं लगाएंगे। दूसरा, एनेक्सेशन हम स्टॉप करते हैं, यानी कि आज के बाद हम किसी भी राज्य के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। उन्होंने बोला हम किसी भी स्टेट के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। पहला बोला कि हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के थ्रू किसी भी राज्य को एनेक्स नहीं करेंगे। दूसरा, किसी भी राज्य के ऊपर हम अटैक नहीं करेंगे, कब्जा नहीं करेंगे। जैसे इन्होंने ऑलरेडी तो सारे कर ही लिए थे, बचे ही क्या था। तो उन्होंने बोला जितने बचे हुए बचे रहने दो, इनके ऊपर हम अब अटैक नहीं करेंगे। यानी हम प्यार से सरकार चलाना चाहते थे। यानी इन्होंने बोला हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे आपके साथ, हम प्यार से सरकार चलाएंगे आपके साथ। तो देखो क्या क्या रिफॉर्म्स कर रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से खत्म कर दी, एनेक्सेशन स्टॉप कर दिया, यानी कि कब्जा नहीं करेंगे आपकी जमीन पे, हम आपकी जो जमीन है वो आपकी रहेगी। इसके बाद इन्होंने बोला हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, यानी कि इन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स में इंडियंस की हायरिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि सिपाहियों में भी आपकी भर्ती करेंगे, जमींदारों में भी आप इंडियंस को एंट्री देंगे। यानी हर डिपार्टमेंट में इन्होंने इंडियंस की एंट्री अलाउ कर दी। यानी इन्होंने बोला हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, अब सारे डिपार्टमेंट्स में इंडियंस की एंट्री अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला लेकिन जो सिर्फ क्वालिफाइड लोग होंगे उन्हीं की एंट्री अलाउ करेंगे। अब कुछ जो लोग थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, सिपाही, उनको लगा कि भाई हमारा क्या होगा, तो उन लोगों को बोला गया आप ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन करोगे, यानी कि ब्रिटिश इंडिया की आर्मी को उनको ज्वाइन करवा दिया गया। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो चुकी है, तो उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करा। तो जो भी आर्मी के सिपाही थे उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करा। फिर साथ में उन्होंने बोला हम आपको रिलीजियस फ्रीडम देने के लिए भी तैयार हैं। यानी पहले क्या कर रहे थे, जबरदस्ती इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे क्राइस्ट के अंदर, यानी कि क्रिश्चियन धर्म को मनाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का फोर्स करते थे कि अंग्रेजी पढ़ाई जाए स्कूल के अंदर। अब ये कह रहे हैं हम सारे धर्म की फ्रीडम देते हैं, आप अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को चूज कर सकते हो, यानी कि आपको कंप्लीटली रिलीजियस फ्रीडम भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर सरकार ने क्या क्या चेंजेस लेके आए। तो रानी की क्या अनाउंसमेंट थी, देखो इसको ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ये तो पता है 1857 का रिवॉल्ट इन्होंने सप्रेस कर दिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भाई एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक एक्ट पास करते हैं जिसका नाम रखा इन्होंने एन एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक्ट इन्होंने पास करा और इस एक्ट को पास करने के बाद इन्होंने बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है और जो ड्यूअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। उस ड्यूअल गवर्नमेंट के सिस्टम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लाया गया और ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जो कि ब्रिटेन में रहते थे और पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने थे लॉर्ड स्टैनली और इनकी 15 मेंबर की एडवाइजरी बॉडी थी और इनका जो एजेंट था इंडिया में उसका नाम था वायसराय। लेकिन प्रॉब्लम थी कि इंडिया के अंदर गवर्नर जनरल भी एग्जिस्ट कर रहा था, हमने देखी थी हर वॉर के अंदर गवर्नर जनरल। तो इन्होंने बोला कि जो गवर्नर जनरल और वायसराय ना हम एक ही पर्सन को बना देते हैं और बाद में इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म कर दी धीरे धीरे। तो अब एक ही पोस्ट रह गई थी वायसराय की और पहले वायसराय जो इंडिया के बने वो लॉर्ड कैनिंग बने। अब 1858 के अंदर ये एक्ट पास हो चुका था लेकिन इसको लागू करना था 1 नवंबर 1858 से। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक दरबार सजाया और दरबार की लोकेशन रखी इलाहाबाद और इस दरबार के अंदर ना भारत के सारे राजाओं को बुलाया, सारे एजुकेटेड पर्संस को बुलाया, पीजेंट्स किसानों को बुलाया, मतलब हर क्लास के लोगों को बुलाया कि आप आओ। और इन्होंने क्या बोला कि आज से आप लोगों को रानी विक्टोरिया ने अपनी छत्र छाया में ले लिया है। लेकिन इंडियंस ने बोला भाई हमें इससे मतलब नहीं है कि रानी राज करे या ईस्ट इंडिया कंपनी राज करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आप ये बताओ कि इस एक्ट के आने के बाद से हमें फायदा क्या होगा। तो इन्होंने फायदा बताना स्टार्ट करा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से है, क्योंकि राजा खुश हो गए, यानी कि अगर हमारी कोई संतान नहीं होगी तो हमारे राज्य को अब कब्जा नहीं करा जाएगा, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से खत्म करा गया। फिर राजा वैसे खुश हो गए कि हम किसी राज्य के ऊपर वैसे भी हम कब्जा नहीं करेंगे, एनेक्सेशंस को भी स्टॉप कर दिया। फिर इन्होंने बोला लोगों के लिए, आम जनता के लिए बोला कि हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर
आपकी हायरिंग भी करेंगे, लेकिन किसके बेस पे? क्वालिफिकेशन के बेस पे। और जो सिपाही थे उनको बोला आज से आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करोगे। अब आप ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो चुकी है, तो इन्होंने बोला आप ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन करोगे, और साथ में इन्होंने रिलीजियस फ्रीडम भी प्रोवाइड कर दी। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो उसके अंदर। सर इसमें जो वाइस रॉय थे वो पूरी इंडिया का एक वाइस रॉय होता था, जैसे लॉर्ड कैनिंग। पूरे इंडिया का एक वाइसराय, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जैसे हैं तो वाइसराय ऑफ इंडिया, सिंपल, एक ही रहेगा वो पर्सन। ठीक है, तो जस्ट लाइक आज के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर ना, उस समय वाइसराय हुआ करते थे। जितने भी फैसले इंडिया में लेते थे वो वाइसराय लेते थे, लेकिन वाइसराय सारी रिपोर्टिंग किसको करते थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ है, वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करता था, सारी रिपोर्टिंग वहां पे होती थी। तो वाइसराय इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे बैठ के। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कभी कभी विजिट करने आते थे इंडिया, वो इंडिया जनरली नहीं आते थे, वो वहीं बैठे रहते थे ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना एजेंट भेज रखा था यहाँ पे। और कोई बच्चा? तो आपको समझ में आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की कैसे शुरुआत करी इन्होंने। अब ना बेसिकली इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को खत्म कर दिया है। अब ये ना पॉलिटिकल पावर बन के आ रहे हैं कंप्लीटली, यानी अब ये राज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉ चलाएंगे हम कानून बनाएंगे। और इसी के बाद आप देखोगे 1862 के अंदर ये पहला हाई कोर्ट भी बनवाते हैं, हाई कोर्ट वगैरह बनना स्टार्ट होता है, जुडिशरी सिस्टम बननी स्टार्ट होती है। कैलकाटा हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट बनाया जाता है, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट बनाते हैं, फिर मद्रास हाई कोर्ट बनाते हैं 1862 के अंदर। इस तरीके से आगे रिफॉर्म करेंगे। जी बच्चे, कोई बोल रहा था अभी कुछ? सर मैं पूछ रही थी कि जो वाइस रॉय जो ये होते थे, इनकी कोई ड्यूरेशन भी होती थी कि 5 इयर्स 6 नहीं, हमारे? कोई ड्यूरेशन नहीं है, कोई ड्यूरेशन नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनको अपने हिसाब से अपॉइंट करते थे, कभी भी बुला लेते थे कि वापस आ जाओ, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी। आज के टाइम पे तो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूरेशन फिक्स होती है 5 साल, वाइसराय की कोई ड्यूरेशन नहीं थी, कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 4 महीने, कोई 6 महीने, डजेंट मैटर। तो बहुत सारे वाइसराय बदलेंगे, कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी वाइसराय की। जब तक वाइसराय इंडिया में काम सही से कर रहा है तब तक वो काम कर रहा है। ब्रिटिशर्स को लगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लगा कि वाइसराय सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहा, तो वाइसराय चेंज, ठीक है, तो नया वाइसराय ले आते थे। ये लोग चेंज करते रहते थे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, क्योंकि हर वाइसराय अपने अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था। और किसी ने कुछ पूछना है? क्लियर है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो मैंने आपको रिवॉल्ट वाला भी कंप्लीट कर करा दिया, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की हमने आज शुरुआत कर दी। हम 1858 तक पहुंच चुके हैं, तो 1949 ज्यादा दूर नहीं है। अब मान के चलो 6-7 क्लासेस के अंदर मैं 1949 तक पहुंच जाऊंगा बहुत जल्दी, क्योंकि 4-4 5-5 टॉपिक आपको एक क्लास में कवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इस पीडीएफ के थ्रू बहुत आसानी हो जाती है मुझे डायग्राम के थ्रू आपको समझाने में। किसी का कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना, नोट्स बनाते रहना अपने, वरना बहुत ज्यादा लगेगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट, और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला पोर्शन यही है। सर तो जो कोई डाउट तो नहीं है? मॉडर्न हिस्ट्री में, सर मॉडर्न हिस्ट्री में हम इंडिया के बारे में ही करेंगे ना, वर्ल्ड के बारे में तो नहीं करेंगे? इंडिया। ठीक है सर। अभी तो इंडिया के बारे में बहुत कुछ है, अभी तो आप मान के चलो 50-60 पीडीएफ आपको करानी है मैंने, बहुत कुछ है अभी बहुत है मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट। अच्छे से इसको करके रखना। अगली क्लास के अंदर में इसके बाद ना अब एक्ट की शुरुआत होगी, तो अगला हम एक्ट पढ़ेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट, उसके बारे में देखेंगे। अब ना पार्लियामेंट सेटअप करेंगे ये लोग ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर, तो पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से मेंबर्स को अलाउ करेंगे वो सब देखना स्टार्ट करेंगे। तो मान के चलो अब जो पोर्शन आएगा ना, और इंटरेस्टिंग पोर्शन आएगा, यानी कि आप ये समझ लो आपकी ना पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू हो जाएगी, पॉलिटी वाली यूनिट, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वाला पोर्शन आने वाला है इसके बाद। तो ये हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो आज का जो मेरा टारगेट था, ये 4 टॉपिक्स का टारगेट था। स्ट्रॉन्ग सेंटर मैंने डिस्कस कर लिए, सप्रेस इन्होंने रिवोल्ट को कैसे करा वो देख लिया, रिवोल्ट फेल कैसे हुआ वो देख लिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी हमने देख लिया।